अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे सब लोग सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड चैप्टर 3 का टॉपिक देखेंगे, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक क्लियन। सबसे पहले तो क्लियन के बारे में देखते हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि इलास्टिक कौन सी होती है और इन इलास्टिक कौन सी होती है। कहते हैं क्लियन हमारे पास कब अकर करती है, जब दो ऑब्जेक्ट्स है ना वो एक दूसरे के साथ आकर टकराते हैं, फिजिकल कंटेक्ट करते हैं। थोड़े टाइम के बाद वो एक दूसरे के बाद वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ऐसे क्लियन जिसमें ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में आके एक दूसरे के साथ टकराएं और बाद में वो एक दूसरे से अलग भी हो जाए, उसको क्लियन कहते हैं। लाइक हमारे बुक में वो मिसाल दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक बॉल है, उसको जैसे बॉलर है वो बॉल फेंकता है, वो बैट्समैन जो है वो उसके बैट के जरिए उसको हिट करता है। यहाँ पे क्लियन हो रही होती है बैल और बॉल और बैट के दरमियान। इसी तरह से ये दो गाड़ियां, एक गाड़ी नॉर्मल स्पीड के साथ जा रही है या यहाँ पे रेस्ट है, पीछे से एक गाड़ी आती है इसके साथ आकर टकराती है, इसके साथ कोलाइड करती है। तो ये भी काइंड ऑफ हमारे पास क्या है, कोलिजन। तो जिसमें फिजिकल कंटेक्ट होता है, एक दूसरे के साथ आकर टच करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसमें बैट बॉल की दे रहा है और या फिर जो गाड़ियों का टकराने की दे रहा है। कहते हैं हमारे पास कोलिजन को ना दो हम क्लासेस में या टू टाइप्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। एक हमारे पास होती है इलास्टिक और एक हमारे पास होती है इन इलास्टिक। अब इलास्टिक क्या है उसको देखते हैं। कहती है चाहे इलास्टिक है चाहे इन इलास्टिक है, दोनों में ना में एक चीज कंजर्व रहती है, दैट इज दी मोमेंटम। मोमेंटम चेंज नहीं होता। मोमेंटम हमने कहा था, मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, ये बेसिकली प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी। ये आपको बता रहा होता है मास और वेलोसिटी ना, तो ये बेसिकली आपको वेलोसिटी के बारे में, मोशन के बारे में, वेलोसिटी का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो ये मोशन के बारे में बता रहा होता है। तो ये क्वांटिटी ऑफ मोशन कहते हैं, ये इसके बारे में बता रहा होता है। तो मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ द मोशन। तो कहते हैं आपके पास चाहे इलास्टिक प्लेन हो चाहे इलास्टिक प्लेन, मोमेंटम जो होगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इससे पहले ना हमने टॉपिक देखा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मेक श्योर कीजिएगा बच्चे इस लेक्चर को लास्ट में देख लें। तो इसमें मोमेंटम को हमने डिटेल में देखा था और इसकी कंजर्वेशन को भी देखा था कि अगर कहीं पे क्लियन हो रही है तो जितना इनिशियल मोमेंटम होता है उतना ही फाइनल मोमेंटम होता है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का इनिशियली मोमेंटम होता है उतना ही वो बाद में होगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो मेक श्योर करना इस लेक्चर को लास्ट में देखने। कहते हैं आपके पास चाहे क्लियन इलास्टिक होगी चाहे इन इलास्टिक होगी, मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहेगा। चेंज कहाँ पे आ रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब इलास्टिक क्लियन ऐसी क्लियन होगी जिसमें क्लियन से पहले काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी, बाद में कुछ और होगी। सॉरी, क्लियन में सेम रहती है, इलास्टिक क्लियन सेम रहती है। तो इलास्टिक क्लियन ऐसी होती है जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। जितने क्लियन से पहले होंगे उतने ही क्लियन के बाद होंगे। कहते हैं ये हमारे पास एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन हम इसको रिलेट करवाते हैं कहाँ पे, एटॉमिक लेवल पे और सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल के ऊपर। तो हम कहते हैं वहां पे जो क्लियन होती है ना वो हमारे पास इलास्टिक होती है। कहते हैं ऐसी क्लियन जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी लॉस नहीं होती, मोमेंटम भी लॉस नहीं होता, मतलब सेम रहता है। तो ये यूजुअली जो क्लियन है ना, ये हमारे पास एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पे देखी जाती है नेचर में। होती तो नहीं है लेकिन हम अस्यूम करते हैं, तो वहां पे मिनिमम लॉस होता है तो हम उसको इलास्टिक मान लेते हैं। कहते हैं इसी क्लियन में क्या होता है कि दो एटम्स जो है ना, दो पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे, क्लियन के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि किसी किस्म की एनर्जी लॉस नहीं होती। एनर्जी किसी काइनेटिक एनर्जी किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। हमारे पास एटॉमिक लेवल पे ना ये जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में ना कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, तो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। ये इसके साथ कोलाइड करेगा, ये इसके साथ कोलाइड करता है। तो हम यहाँ पे ये ज्यूम करते हैं कि इनके जब क्लियन एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं तो वहां पे कोई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होता। कोलाइड करने के बाद वो वापस इधर उधर मूव ऑन करना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो एटॉमिक लेवल के ऊपर हमारे पास या सब एटॉमिक लेवल के ऊपर उनकी क्लियन होती है, उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है, इलास्टिक है। इन इलास्टिक बच्चे इसको कहते हैं जिसमें ना काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती। दोनों में एक चीज याद रखिएगा, वो यहाँ पे स्टेटमेंट भी दे रहा है कि दोनों में मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसमें भी और इसमें भी मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहेगा। इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, लेकिन इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। कहते हैं इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आ जाती है जब दो गाड़ियां जो है आपस में टकराती हैं। लाइक आपको फिगर में भी इसमें दिखाया जा रहा है कि गाड़ियां आ रही थी आगे, जैसे वो पहले मूव कर रही थी, जैसे आगे इसके साथ कराती हैं तो वहां पे जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वहाँ यहाँ पे जब एक दूसरे से टकराएंगे तो डैमेज हो जाएगी, यहाँ पे साउंड भी प्रोड्यूस होगी, हीट भी प्रोड्यूस होगी, तो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन इलास्टिक लेयर में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही होती है, या तो हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, या फिर उसको डैमेज करने में, डिफॉर्मेशन। जैसे मैंने आपसे ये बताया कि ये गाड़ियां जो है यहाँ से आगे से खराब हो जाएंगी, मतलब डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से ये मेटेओराइट से क्या होता है, हमारे पास सॉलिड सा एक कह लें होता है। जब ये हवा हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो बहुत ज्यादा गर्म और हाई स्पीड होता है, लेकिन जब हमारी एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के साथ टकराता है तो वहाँ पे इन इलास्टिक प्लेन की वजह से लॉस होता जाता है इसकी एनर्जी का, तो ये ऐसा ऐसा इसकी स्पीड कम होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये मोस्ट कॉमनली ना आपके पास 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट करें बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक प्लेन। या फिर ये एमसीक्यू आ जाता है, इलास्टिक प्लेन में हमारे पास क्या चीज कंजर्व रहती है, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, मोमेंटम भी।
और इनइलास्टिक प्लेन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे हमारे पास ना डिटेल में एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इलास्टिक प्लेन, ठीक है, इलास्टिक प्लेन इन 1D। अब उसको देखेंगे, उसको मैथमेटिकली ड्राइव भी करेंगे कि अगर इलास्टिक प्लेन इन 1D है तो हमारे पास उसमें क्या चीज वेरिएशन आएंगी। तो इलास्टिक प्लेन 1D में याद रखिएगा, पहली बात की इलास्टिक प्लेन है, इलास्टिक प्लेन है, इसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, प्लेन से पहले जितनी होगी उतनी ही बाद में होगी। 1D का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं, मतलब या तो मैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले रही हूँ तो दो पार्टिकल्स अगर जिनके दरमियान कोलिजन हो रही है तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव कर रहे होंगे। अगर मैं वाई एक्सिस ले रही हूँ तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही होगी। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि दो मैंने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, दोनों का मैसेज, एक का M1 ले लिया, एक का M2 ले लिया। अब मैंने अज्यूम किया दोनों जो है ना वो अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही मूव कर रहे हैं। तो ये मेरे पास M1 जो है ना, मैं कहती हूँ स्टार्टिंग में वेलोसिटी U1 के साथ मूव कर रहा है, M2 जो है वेलोसिटी U2 के साथ मूव कर रहा है। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी असम्पशन ली है कि जो U1 है मेरे पास वो ग्रेटर है U2 से, मतलब जो पीछे वाली बॉल है उसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है U2 से। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, चाहिए इसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा, तो ये क्या करेगा, ज्यादा स्पीड के साथ इसके पीछे आ रहा होगा तो इसके साथ जाकर कोलाइड कर जाएगा, ठीक है। तो जब इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो ये जाके इसके साथ कोलाइड करेगा, जब ये इसके साथ जाके कोलाइड करता है तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब हमें न्यूटन लॉ थर्ड लॉ ये कहता है, हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा, ये हमने जो न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा हुआ है कि अगर आप किसी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो आपके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स भी लग रही होती है। फॉर एग्जांपल आप किसी दीवार को पुश करोगे तो दीवार भी आपके ऊपर फोर्स लगा रही होती है, तो हर एक्शन की रिएक्शन फोर्स होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर ये फोर्स लगाएगा M1 M2 के ऊपर, तो M2 भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स सेम होगी, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अगर इसको इसके ऊपर मतलब आगे की तरफ फोर्स लगाएगा तो इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो फोर्स हर रिएक्शन का एक्शन का रिएक्शन होता है, तो हमारे पास फोर्स लगाने को लिए के बाद वो दोनों एक ही डायरेक्शन में अगेन मूव ऑन करना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये हम यही बात कर रहे हैं कि हमने कंसीडर किए थे दो स्फेरिकल बॉल्स से, ठीक है, और हमने कहा कि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, किसी किस्म की रोटेशन नहीं लेनी, हमने कोई और कम्प्लेक्स कंसेप्ट नहीं लेना, हमने कहना सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट मूव ऑन कर रहे थे। सिर्फ यहाँ पे जो असम्पशन लेनी है कि जो M1 है उसकी स्पीड थोड़ी सी ग्रेटर है, ठीक है, देन M2, तो वो आके पीछे से आता हुआ इसके साथ आके कोलाइड करेगा, जब ये इसके ऊपर एक्शन करेगा फोर्स लगाएगा F1, तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इसको माइनस इसलिए लगा दिया कि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये हेड ऑन प्लेन है, किसी एक कॉर्नर के ऊपर नहीं है, ये पूरे को पूरा जाके इसके साथ जाके कोलाइड करेगा, हम कहते हैं ये हेड ऑन प्लेन है, ठीक है। जब ये प्लेन के बाद वो दोबारा से अगेन मूव ऑन करना शुरू करेंगे, बच्चे प्लेन के बाद इनके वेलोसिटीज थोड़ी बहुत तो चेंज होंगी ना दोनों की, तो इस वेलोसिटीज को हमने इसलिए नाम दे दिया V1 और V2 का। प्लेन से पहले हमने नाम दिया था U1 U2 का, और प्लेन के बाद हमने नाम दिया था V1 और V2 का। यहाँ पे हमारे पास अगेन सिर्फ एक चीज याद रखिए कि अगर हमारे पास जो चीजें टुवर्ड्स दी राइट साइड मूव कर रही होंगी ना, उसको हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, और जो उसके ऑपोजिट होंगे वो नेगेटिव में आ, क्योंकि यूजुअली हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस इस साइड पे जो होता है वो पॉजिटिव लेते हैं। तो इस साइड वाली क्वांटिटीज जो जैसे फोर्स है ये साइड पे, तो हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, और अगर इसके ऑपोजिट है तो हमारे पास राइट लेफ्ट साइड पे होगी तो वो हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये हमने साइन कन्वेंशन यूज कर लिया। अब हमने कहा था इलास्टिक प्लेन उसको बोलते हैं जिसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो हमने इस सारी सिचुएशन के ऊपर पहले हमने अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा था कि जितना इनिशियल मोमेंटम होता है उतना ही फाइनल मोमेंटम होता है, और हमने कहा था अगर एक से ज्यादा हमारे पास बॉडीज होंगी ना तो उनका टोटल मोमेंटम लिया जाता है, सम लिया जाता है। ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा होगा, जितना इनिशियल मोमेंटम होता है उतना ही फाइनल मोमेंटम होता है। अब इनिशियल मोमेंटम ये होगा, फाइनल मोमेंटम ये होगा। अब यहाँ पे एक से ज्यादा बॉडीज हैं, तो इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, टोटल मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम जो होता है ना बच्चे, वो फार्मूला होता है प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। तो हम दोनों ऑब्जेक्ट्स का पहले मोमेंटम लेंगे बिफोर कोलिजन और फिर लेंगे हम आफ्टर कोलिजन। तो इनिशियल मोमेंटम, इसका मोमेंटम क्या होगा, मास और वेलोसिटी M1 U1, इसका क्या होगा प्लस M2 U2, और आफ्टर कोलिजन क्या होगा M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। तो ये कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। अब हम क्या करेंगे कि जो M1 वाले है ना वो एक साइड पे कर लेंगे और M2 वाले को एक साइड पे कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे ये M1 है U1, तो यहाँ पे इसको इस साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो इस साइड पे जाकर माइनस में हो जाएगा। इसी तरह से ये इधर ही था, इसको भी उठा के इधर ले जाएंगे, तो यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या बचे M1, तो M1 कॉमन ले लेंगे, U1 माइनस V1 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या है M2, बाकी क्या बचेगा V2 माइनस U2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग वेलोसिटी के ऊपर कोई वेक्टर साइन नहीं डाल रहे, क्यों, क्योंकि जब सबके डायरेक्शन एक ही ले रहे हैं ना, अलोंग 1D ले रहे हैं, अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन जो ले रहे हैं, इसलिए डायरेक्शन हमारे पास सेम है सबकी, तो हम किसी किस्म का वेक्टर साइन नहीं यूज कर रहे। आगे कह रहे हैं हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमने इस्तेमाल करना है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, 1/2 mv² होती है। तो कंजर्वेशन का मतलब है जितनी कोलिजन से पहले होगी उतनी ही बाद में होगी, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2
mv का स्क्वायर, मास और वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। तो अब हमारे पास क्लियन से पहले हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी लेनी है और क्लियन से बाद। अब क्लियन से पहले भी दो बॉल्स हैं तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉल प्लस दिस बॉल। तो आफ्टर क्लियन काइनेटिक एनर्जी दिस बॉल प्लस दिस बॉल, तो पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 का स्क्वायर। इसी तरह से इक्वल टू क्लियन के बाद 1/2 m1v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 का स्क्वायर। इन सब में कॉमन क्या बचे, इन सब में 1/2 कॉमन है तो 1/2 सब में कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा हमारे पास, u1 वाली m1 वाली को एक साइड पे कर दिया, m2 वाली को एक साइड पे कर दिया। m1 u1 स्क्वायर इधर ही था, यहाँ पे m1 v1 का स्क्वायर, तो m1 को मैंने एक साइड पे कर दिया तो ये इधर है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। ये ऑलरेडी m2 v2 स्क्वायर इधर था, यहाँ पे ये वाली साइड को उधर ले जाए तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा m2 u2 का स्क्वायर। अब इन दोनों में से जब इसको इस साइड पे ले, यहाँ पे ना स्टेप्स को उन्होंने वो कह रहे स्टेप्स कंबाइन कर दिए दो तीन, लेकिन इसको थोड़ा सा ओपन कर लीजिएगा बच्चे। इसको इधर ले जाएंगे वो माइनस में हो जाएगा, इसमें और इसमें फिर क्या आ जाएगा m1, बाकी क्या बचेगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। और ये ऑलरेडी इधर था, इसको इधर उठा के ले तो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा तो v2 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ये हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं ना, यूजुअली हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज में, जब मैथ्स में हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हम लोग ये मोस्ट कॉमनली फार्मूला पढ़ते हैं। जब इसको ओपन करना हो तो हम क्या करते हैं, इसको एक दफा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफा हम लोग इसको माइनस में लिख देते हैं। एक दफा a प्लस बी लिखते हैं और दूसरी दफा हम क्या लिखते हैं, a माइनस बी। ये फार्मूला हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी यही नहीं लग रहा कि पहली का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर है। इसको लिखना कैसे है, इसको एक दफा प्लस में लिख देंगे एक दफा माइनस में लिख देंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। एक दफा माइनस में लिख दिया एक दफा प्लस में लिख दिया, इसी तरह से इसको भी एक दफा माइनस में लिख दिया एक दफा इसको प्लस में लिख दिया। अब दोनों साइड पे हमने करना क्या है, तो यहाँ तक ये हमारे पास इक्वेशन आ। अब यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास ना एक क्वेश्चन हमने निकाली थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, m1 v1 माइनस u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। एक क्वेश्चन हमारे पास आई जो हमने कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से निकाली। कहते हैं इस काइनेटिक एनर्जी वाले क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के साथ डिवाइड कर, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड कर दे, राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड कर। जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे मुझे m1 से मैं u1 माइनस v1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा u1 प्लस v1। राइट साइड को जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे m2 से खत्म हो जाएगा, ये माइनस वाली से खत्म हो जाएगी, प्लस वाली बच जाएगी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ये ओवरऑल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है जो क्लियन से पहले है और ये क्लियन से बाद में। हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास m1 की वेलोसिटी है क्लियन से पहले, ये m1 की वेलोसिटी आफ्टर क्लियन, ये क्लियन के से पहले बाद वाली है और ये हमारे पास क्लियन से पहले है m2। हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किस तरह से करने के, जो क्लियन से पहले वाली वेलोसिटीज है मतलब जो u वाली वेलोसिटीज है 1 और 2 वो एक साइड पे हो जाए, जो क्लियन से बाद वाली वेलोसिटीज है v वाली वो एक साइड पे हो जाए। यहाँ पे ये प्लस है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे माइनस में, और ये वाली यहाँ पे जो है v वाली इधर प्लस में इधर आ जाएगी माइनस में। अब ये आ जाएगा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी बात है कि यहाँ पे u1 पहले है तो यहाँ पे हमारे पास v2 पहले है। इन दोनों में से ना मैंने इसको भी इसी तरह से अरेंज करना है, तो इन दोनों में से मैं माइनस को कॉमन ले लेती हूँ। माइनस को जब कॉमन लूंगी पीछे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगी और ये वाली माइनस में हो जाएगी, तो ये वाली टर्म पहले लिख लेंगे v1 माइनस v2 आ जाएगी। अब ये हमारे पास उनकी वेलोसिटी में डिफरेंस है जितना कुलियन से पहले था। u वाली 1 वाली जो u वाली वेलोसिटी थी वो कुलियन से पहले थी, तो वो डिफरेंस बता रहा है कुलियन से पहले इज इक्वल टू आफ्टर कुलियन। ठीक है, कि जितना उनका पहले था उतना ही बाद में। लेकिन यहाँ पे ना माइनस साइन का मतलब है ऑपोजिट है। मतलब ऑपोजिट का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे ये मूव कर रहा था तो ये आके जब इसके साथ कोलाइड करता है तो जितना इनका कुलियन, यहाँ पे हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, मतलब ये पीछे से आके इसको अप्रोच कर रहा था, इसके साथ कोलाइड कर रहा था। जैसे कोलाइड करता है तो वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो माइनस साइन हमें ये बताता है कि ये जो कुलियन के बाद वाली है, कुलियन के बाद वो एक दूसरे से अलग हो गए। तो हम कहते हैं जो रिलेटिव स्पीड ऑफ बॉडीज है ऑफ अप्रोच, जिसके साथ वो अप्रोच कर रही थी वो इक्वल है, लेकिन कब रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, मतलब जितना डिफरेंस पहले था उतना ही बाद में था। पहले सिर्फ और सिर्फ क्लियन से पहले क्या था, वो एक दूसरे को अप्रोच कर रही थी, मतलब वो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो m1 है वो आके इसको अप्रोच करी थी, इसके पीछे आ रही थी, साथ टकरा रही थी। जैसे ही टकराते हैं तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो हम कहते हैं उसी के इक्वल है, जितना डिफरेंस पहले है उतना ही बाद में। लेकिन माइनस साइन का मतलब है पहले वो अगर एक दूसरे के पास आ रही है, अप्रोच कर रही है, तो बाद में वो एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ना बच्चे मोस्ट कॉमनली कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, फाइंड आउट द इलास्टिक कुलियन इन 1D, या फिर शो दैट द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे माइनस साइन आपको बेसिकली इंडिकेट कर
ये जैसे देखें आपका कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है हमारे पास 3.3 एक्सप्लेन द इलास्टिक पिलियन प्रूव दैट टू बॉडीज कोलाइडिंग इलास्टिकली। आपने पहले इलास्टिक पिलियन को एक्सप्लेन करना है 1D में दो बॉडीज का रेफरेंस लेते हुए, और आपने प्रूव करना है कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो जहां तक अभी तक हमने टॉपिक किया वहां तक ये सारा इसमें कवर हो जाए। बेटर ऑप्शन है इसमें इलास्टिक पिलियन की आप डेफिनेशन लाजमी लिख दें, ठीक है। डिफाइन करने के बाद फिर इसको स्टार्ट करें इलास्टिक पिलियन इन 1D। फिर इस बॉडीज का आप डायग्राम ड्रॉ करें और साथ में इसको एक्सप्लेन करें और बताएं कि हमारे पास मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और एनर्जी भी कंजर्व रहती है। मोमेंटम कंजर्वेशन की अप्लाई करें, काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन अप्लाई करें और फिर इसको थोड़ा रीराइट करें, डिवाइड करें, तो हमारे पास रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन आ जाएगी। अब हमारे पास ना ये एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है या फिर एमसीक्यूज या फिर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि आपको अगर पिलियन से पहले वाली वेलोसिटीज का पता हो, U1 का पता हो, U2 का पता हो, तो हम पिलियन के बाद वाली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें मुझे मैसेज का भी पता है और मुझे उनकी इनिशियल वेलोसिटीज U1 का भी पता है, U2 का भी पता है, तो हम V1 और V2 को भी मतलब पिलियन के बाद वाली वेलोसिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यही फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि अगर हमें इनिशियल वेलोसिटीज का पता है तो हम फाइनल वेलोसिटीज को पता कर सकते हैं। अगर हमें ऑब्जेक्ट के मैसेज का भी पता है, वो किस तरह से, उनके लिए हम लोग फार्मूला निकालेंगे V1 का भी और V2 का भी, मतलब फर्स्ट बॉडी के मास जो आफ्टर पिलियन है और सेकंड बॉडी का मास सॉरी वेलोसिटी जो आफ्टर पिलियन है, वो किस तरह से वो फाइंड आउट करते हैं। किस क्वेश्चन को हम यूज करेंगे, हम लोग बेसिकली इसी क्वेश्चन को यूटिलाइज करेंगे जो हमने ऊपर देखी, ये वाली क्वेश्चन हम यूज करेंगे। इसमें किस तरह से हम लोग V2 या V1 हमने आफ्टर पिलियन वाली वेलोसिटीज फाइंड आउट करेंगे। मैं क्या करती हूँ, V2 यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको इधर रहने देती हूँ, ये V1 मेरे पास माइनस है, इसको दूसरी साइड पे ले जाए, दूसरी साइड पे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो ये आ जाएगा U1, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगी, प्लस V1 माइनस U2। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को, अब ये जो नीचे वाला काम है ना सारे का सारा प्योरली मैथमेटिकल है, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन निकालना है, V1 का निकालना है और V2 का निकालना है। आफ्टर पिलियन हमारे पास वेलोसिटीज कितनी आती हैं, उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सिर्फ हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मैंने इसी क्वेश्चन को यूज किया है, यहाँ से मैंने V2 को वेलोसिटी कॉमन कर लिया है, ये इधर है, ये इधर माइनस उधर जाके प्लस में हो जाएगी, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। ये जो हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन वाली हमने क्वेश्चन यूज की थी ना, ये लास्ट यूनिट ये जो हमने मोमेंटम कंजर्वेशन वाली यूज की थी, इसमें इसको पुट ऑन करेंगे। यहाँ पे ये वो देखें, इसी क्वेश्चन में हमने V2 की जगह उसको पुट ऑन कर दिया, तो ये सारी टर्म हमने इधर पुट ऑन कर। अब ये M2 है, इधर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो तीनों के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया। फर्दर स्टेप में हमने क्या किया, हमने M1 जो V1 वाली टर्म्स है ना उसको इधर रहने दिया, बाकी टर्म्स को उठा के दूसरी साइड पे लेके, एक तो मेरे पास M1 V1 है, ठीक है, इसको इधर रहने दिया, और एक मेरे पास है V1 वाली M2 V2, ये भी मेरे पास है सेम है। V1 वाली वेलोसिटीज को हमने माइंड में रखना है, जिनकी सिमिलर वेलोसिटी है उनको इधर रहने दें। V1 भी सेम है, इधर भी सेम है, तो ये दोनों इधर रहने दें, ये दोनों उठा के उधर ले जाए। अब ये वाली प्लस में थी, उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, ये देखें M2 U1, और ये वाली माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगी, तो M2 U2 आ जाएगी। अब इन दोनों में से जो वेलोसिटी सेम है ना उनको देख लें। अब ये देखें, एक तो मेरे पास M2 U2 सेम है और ये मेरे पास M2 U2, दोनों तो सेम नहीं है, एक ये और एक ये, तो ये कितनी हो जाएगी 2 M2 U2 आ जाएगी। अब इन दोनों में से सेम क्या बचे, इन दोनों में से M1 U1 माइनस M2 U2, दोनों में से सेम क्या है, दोनों में से तो U1 सेम है, U1 को कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा M1 माइनस M2 बच जाएगा। अब अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो जिन दोनों में से कॉमन क्या था, V1 कॉमन था, तो बाकी क्या बचा M1 प्लस M2, तो ये हमारे पास बचेगा V1। हमने फाइंड आउट क्या करनी थी, हमने तो V1 फाइंड आउट करनी थी या V2। V1 यहाँ से निकल नहीं सकते, मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो इसके नीचे भी आके इसके नीचे भी आके। अब इन सारे एक्सप्रेशन में ये देखें, ये U1 वेलोसिटी है बिफोर पिलियन, ये U2 है वेलोसिटी सेकंड मास की बिफोर पिलियन, और ये मैसेज M1 M2। तो अगर मुझे पहले वाली सिचुएशन पता है कि ऑब्जेक्ट के मैसेज कितने हैं, उनके इनिशियल वेलोसिटीज कितनी हैं, तो मैं फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकती हूँ। मैं V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ इस फार्मूले के जरिए। इस फार्मूले में अगर मुझे मैसेज का पता है और इनिशियल वेलोसिटीज का पता है, तो V1 फाइंड आउट किया जा सकता है। इसी तरह से मैं V2 का फार्मूला भी फाइंड आउट करूंगी, वो फार्मूला किस तरह से फाइंड आउट होगा, वो भी इसी तरह से हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी। इसी क्वेश्चन में ना इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें। अब V1 को कॉमन करें, V1 को इधर ले जाए, ये टर्म्स इधर ले आए, ये V1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये इधर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस U1, और ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस U2 प्लस V2 ऑलरेडी इधर था, और यहाँ पे U1 है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये V1 आ जाएगा। इसको भी अगेन उसी में पुट ऑन करेंगे, हमारे पास जो मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन है वहाँ पे V1 की जगह हम इसको पुट ऑन कर देंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन की जगह पे M1 की जगह M1 V1 की जगह इसको पुट ऑन कर दिया। अब ये M1 है, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी, तो तीनों के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन जो सेम वेलोसिटीज है हमारे पास V2 वाली, उन दोनों को इस साइड पे रहने दें। एक मेरे पास V2 वाली वेलोसिटी ये है और एक मेरे पास V2 वाली वेलोसिटी ये है, दोनों इस साइड पे रहने दें।
अब ये जो बाकी दो क्वेश्चन है इसको दूसरी साइड पे ले जाइए, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगी M1 U2, ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगी M1U1। अब यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन रीअरेंज होगी। अब इन दोनों में से कॉमन क्या बचे, V2 कॉमन है तो V2 कॉमन आ जाएगा, M1 प्लस M2 आ जाएगा। बाकी इधर देखिए यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू सेम है, ये मेरे पास ये वाली सेम है M1U1 और M1U1, दोनों प्लस में है, एक ये हो गया एक ये हो गया तो +2 आ जाएगा, +2U1 M1U1। इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन तो U2 निकल रहा है, तो दोनों में से U2 को कॉमन ले लेंगे। लेकिन यहाँ मैंने एक छोटी, अगर इन दोनों में से कॉमन लेते हैं ना U2, इन दो वैल्यूज की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, इन दोनों में से U2 अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा M2, मेरे पास प्लस वाली ये है ना M2, ठीक है, माइनस मेरे पास आ जाएगा M1। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे इसको कॉमन इस तरह से करना है कि मुझे M1 को पहले लेके आना, मैं क्या करूंगी माइनस को बाहर ले जाऊंगी, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा U2, तो मेरे पास M1 जो है वो पहले आ जाएगा और दूसरी वाली ये वाली प्लस में हो जाएगी, तो ये वाली क्या होगी, ये माइनस वाली के साथ होके माइनस में बाद में आ जाएगी, तो M2 आ जाएगा। तो ये अगर मैंने माइनस साइन बाद में लेती हूँ तब ये मेरे पास M1 माइनस M2 आता है। U2 बच्चे इस साइड में लिख लो, इस साइड पे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो M1 माइनस M2, इसलिए ये साथ में माइनस दरमियान में साइन है। अब यहाँ पे भी देखें मुझे ये भी मेरे पास क्या है, मैसेज है और इनिशियल वेलोसिटी है, तो अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी का मैसेज का पता है तो आप फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये समटाइम लॉन्ग क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइडिंग इन 1D आफ्टर कोलिजन। तो आपने आफ्टर कोलिजन के लिए ये V1 और V2 का फार्मूला फाइंड आउट करना होता है, तो ये मैथमेटिकल स्टेप्स आपको करने होते हैं, ठीक है। तो आपने बेसिकली जो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, उस इक्वेशन को यूज किया और उसको मोमेंटम कंजर्वेशन वाले इस इक्वेशन में पुट ऑन किया बार बार। ये जो हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन की मेन इक्वेशन थी ना, M1U1 इज इक्वल टू प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, तो इसमें पुट ऑन किया, ठीक है। ये बेसिकली उस मेन इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज को पुट ऑन किया। अब आगे हमारे पास ना अलग से ये अलग से अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन आपने वेलोसिटीज के एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। आगे हमारे पास केसेस हैं, ये अलग से या तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं या एमसीक्यूज में आ जाते हैं। इसमें आपने इन केसेस में ना क्या यूज करना है, ये दो क्वेश्चन यूज करनी है, एक U2 की यूज करनी है आफ्टर कोलिजन की सेकेंड बॉडी की, और एक हमने V1 की यूज करनी है। इन क्वेश्चंस को यूज करते हुए ये आपके पास केसेस हम इनको देखेंगे। सबसे पहला केस है, कहते हैं दो कोलाइडिंग बॉडी सी, इसमें ना यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म में है, मतलब उसको ड्राइव नहीं किया हुआ। हम इसकी डेरिवेशन भी देखेंगे साथ साथ, तो इसको थोड़ा सा कहते हैं क्लियर करते हैं। कहते हैं हमारे पास टू बॉडीज हैं जिनके मैसेज सेम है, तो जहाँ पे मैस M1 है जहाँ पे M2 है वो दोनों सेम है। तो आप बताएं कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज किस तरह से आएंगी, मतलब जहाँ जहाँ पे M1 है वहाँ पे M2 कर दें, मतलब दोनों का मैसेज सेम है। तो अगर इसको सॉल्व करें हम लोग साथ साथ, ये ना उस केस को सॉल्व किया हुआ। कहते हैं दो मैसेज है, दोनों का मैसेज सेम है, मैं M1 इज इक्वल टू M2 है, मैं कहती हूँ दोनों का मैसेज सेम है, मैं इन दोनों को किसी M के इक्वल लिख लेती हूँ। तो अब मुझे बताना है कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटीज उनकी क्या आती है, V1 कितनी आती है, V2 कितनी है। जहां जहां पे M1 है M2 है सबकी जगह ना M लिख दो, क्योंकि सबका मैथ सेम है, तो यहाँ पे भी M लिख दो, यहाँ पे भी M, सबकी जगह M लिख दो। अब ये भी M माइनस M क्या होता है, 0 हो जाता है, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, 2M ऊपर था, यहाँ पे M प्लस M, ये भी 2M डिवाइडेड बाई 2M 1 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे U2 आ जाएगी। तो वेलोसिटी U1 इज इक्वल V1 किसके इक्वल आ जाएगी, U2। इसी तरह से V2 की अगर हम फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास क्या होगी, जहां जहां पे M1 M2 है वहां पे M लिखते हो, सबकी जगह M लिखते हो। अब यहाँ पे M जो सेकंड वाली देखें ये M माइनस M है तो 0 आ जाएगा, तो ये वाली टर्म तो वैसे ही 0 हो जाएगी। अब नीचे वाली में देखें, इसमें देखा 2M है, नीचे M प्लस M 2M, तो 2M से खत्म हो जाएगा, तो U1 आ जाएगा। V2 किसके इक्वल आ जाएगी, U1 के। तो अगर मैसेज उनके सेम होंगे तो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी, मतलब पहली वाली जो बॉडी है वो सेकंड वाली की कोलिजन के साथ वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो जाएगी, और सेकंड वाला जो मैस है वो फर्स्ट वाली की वेलोसिटी के साथ मूव ऑन करना शुरू हो जाएगी, वो अपनी वेलोसिटीज को चेंज कर, तो उनकी वेलोसिटी जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी। मतलब पहले वाली जो बॉल है M1 वो सेकंड ऑब्जेक्ट की सेकंड बॉल की वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो जाएगी, जो सेकंड बॉल है वो फर्स्ट की वेलोसिटी के साथ मूव ऑन करना शुरू हो जाएंगे, तो हम कहते हैं वो अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज करेंगे। सेकंड केस क्या है, कहते हैं उनके मैसेज भी सेम है और सेकंड बॉडी को हमने रेस्ट पे लेना है, मतलब U2 जो है इनिशियली वो क्या है, रेस्ट पे ऊपर है, इसको ड्राइव नहीं कर रहा, वो सिर्फ सीधा सीधा आंसर बता रहा है। तो मैं इसको ड्राइव करके साथ साथ आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें कि पहली बात कि दोनों के मैसेज सेम है, तो दोनों को मैं M के इक्वल ले लेती हूँ। दूसरा वो कहता है जो सेकंड वाली बॉडी है वो रेस्ट पे, वो हरकत ही नहीं कर रही, U2 उसका क्या है, 0। तो V1 में उसकी वैल्यूज को पुट ऑन करेंगे, जहां पे M1 M2 लिखे वहां पे M लिखने और U2 की जगह 0, U2 की जगह बच्चे 0 लिखेंगे, ये तो डायरेक्टली 0 नहीं हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे U1 तो है लेकिन यहाँ पे हम
और यहाँ पे m माइनस m क्या होगा 0, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। इसी तरह से v2 हमने फाइंड आउट करनी है, मतलब v2 तो इसको अगर हम u2 बेसिकली अगर सेकेंड बॉडी के लिए v2 हमने उसको बोला था, उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो जहाँ पे u2 है वो तो वैसे ही 0 होगी, ठीक है। और बाकी की सबकी जगह m लिख रहे हैं, चाहे m1 है चाहे m2 है, तो सबकी जगह m लिख दिया, ऊपर आप m आ जाएगा, नीचे भी m प्लस m क्या होता है 2m, 2m से खत्म हो जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा u1। तो सेकंड वाली जो है वो मूव ऑन करना शुरू हो जाएगी इनिशियल के साथ। इसका मतलब क्या है, अगर दो बॉडीज है दोनों के मास सेम है, एक मेरे पास रेस्ट है उसकी वेलोसिटी 0 है, पीछे से आके इसके साथ टकराती है, जो पीछे से आके इसके साथ टकराएगी ना वो पीछे से आने वाली रेस्ट में हो जाएगी, इसको एनर्जी देके ये मूव करना शुरू होगी। तो जो सेकंड वाली बॉडी है वो मूव करना शुरू हो जाएगी, इनिशियली क्या होगी वो 0 पे आ जाएगी। तो यहाँ पे इसी चीज को रिजल्ट को बता रहा है कि जो फर्स्ट बॉडी वो रेस्ट पे आ जाएगी, लेकिन जो सेकंड वाली बॉडी है वो उसकी वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास थर्ड केस क्या है, कहते हैं मैस जो है m1 बहुत छोटा ऑब्जेक्ट जो है वो बड़े मैस के साथ कोलाइड कर रहा है, तो हमारे पास वो कहते हैं व्हेन ए लाइटर बॉडी m1 बहुत छोटा है मैसिव ऑब्जेक्ट के साथ, कि m2 बहुत बड़ा है m1 बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि हम उसको 0 ही मान लेंगे, और जो मैसिव ऑब्जेक्ट है वो हम कहते हैं वो रेस्ट पे है। तो क्लियन के बाद उनके वेलोसिटी किस तरह से चेंज होगी, तो इस केस को भी अगेन देख लेते हैं हम लोग। क्या आपके पास एक छोटा सा लाइटर ऑब्जेक्ट है वो हैवी ऑब्जेक्ट के साथ लाइट कर, ये इतना लाइटर है कि हमने इसकी मास को ही अज्यूम कर लिया कि वो क्या है 0 है, और दूसरा मैंने ये अज्यूम किया कि जो मैसिव ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट है। तो कहते हैं जब ये इसके साथ जाके कोलाइड करेगा तो किस तरह से चेंज आएगा, तो ये हमने दो कंडीशन लेनी है, जहां जहां पे m1 लिखे वहां पे 0 कर दें, और जहां पे u2 लिखा है क्योंकि सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे वो 0 पे है तो वहां पे भी 0। जो आफ्टर क्लीन वाली जो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन थे जहां पे u2 है वो 0, ये तो वैसे ही 0। अब इस वाकई ये वाला बचा जहां पे m1 है वहां पे 0 कर दो, तो यहाँ पे m1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे -m2 डिवाइडेड बाय m2 आ जाएगा, -m2 डिवाइडेड बाय m2 है तो ये m से खत्म हो जाएगा, तो -u1 बच जाएगा, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। सेकंड वाले अगर v2 की इसकी वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है आफ्टर क्लियर, तो वो क्या होगी, पहले क्वेश्चन लिखेंगे जहां पे u2 है वहां पे 0 कर दें, तो ये टर्म तो वैसे ही 0 होगी, ठीक है। जहां पे m1 है वो 0 कर दें, यहाँ पे m1 0 है, तो ओवरऑल ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे ही रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, लेकिन जो फर्स्ट वाले उसकी वेलोसिटी चेंज होगी वही होगी, लेकिन डायरेक्शन सेम हो जाएगी। मतलब अगर छोटा ऑब्जेक्ट है बड़े ऑब्जेक्ट के साथ जाके कोलाइड कर रहा है, जब ये इसके साथ जाके कोलाइड करता है तो टकरा के वापस आ जाता है, स्पीड चेंज नहीं होती। माइनस साइन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे रहता है, वो मूव नहीं करता। तो इस केस को यहाँ पे एक्सप्लेन इसी तरह से कर रहा है कि जब लाइटर ऑब्जेक्ट ग्लाइड करेगा तो वो रीबाउंड हो जाएगा, मतलब वो इसी सेम वेलोसिटी के साथ वापस आएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब वापस आना शुरू हो जाएगा। जो सेकंड वाला बॉडी है वो रेस्ट पे रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। कहते हैं इसकी मिसाल आप क्या देते हैं कि एक बॉल है, जब आप उसको दीवार की तरफ फेंकते हैं तो वो दीवार से बाउंस बैक होके आ जाती है, दीवार तो अपनी जगह से हरकत नहीं करती ना, तो वो उसी वेलोसिटी के साथ जो बॉल है वो बाउंस बैक होके आ रही होती है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब केस 4 है, केस 4 में कहते हैं जब मैसिव ऑब्जेक्ट जो है बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट जो है वो लाइटर ऑब्जेक्ट के साथ मूव अप्लाइड करे, इसका मतलब है लाइटर कौन सा है, सेकंड वाला, सेकंड वाले को हम क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, तो m2 क्या हमने लेना है 0। और दूसरा वो कहते हैं जो m2 है उसकी इनिशियली वेलोसिटी क्या है वो 0 है, तो इस केस में आप बताएं क्लियर के बाद क्या सिचुएशन है। तो इस केस को हम लोग देख लेते हैं कि एक मैसिव ऑब्जेक्ट है वो छोटा ऑब्जेक्ट क्या है इनिशियली रेस्ट के ऊपर है, u2 हमारे पास क्या है 0 है, और मैसिव ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास छोटे ऑब्जेक्ट के साथ जो छोटा ऑब्जेक्ट है m2 वो भी हमने क्या ले लिया 0। पहली बात कि वो रेस्ट पे है तो इसलिए 0 है उसकी वेलोसिटी, और वो बहुत छोटा है इतना मैस कम है कि हम उसको 0 ले लेंगे, तो m2 0 ले लेंगे। अब देखेंगे हमारे पास वेलोसिटी का चेंज किस तरह से होगा आफ्टर क्लियर। पहले तो क्वेश्चन लिखे v1 की, जहाँ पे u2 लिखा है उसको 0 तो डायरेक्टली 0 कर। अब जहां पे बाकी ये बच गया, जहां पे m2 लिखा है वहां पे 0 कर दो, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा m1 डिवाइडेड बाय m1, तो m1 से खत्म हो जाएगा, बाकी u1 बच जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, v1 u1 के इक्वल आ जाएगी। v2 किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, वही क्वेश्चन लिखेंगे, जहां पे u2 लिखा है उसको एक्जैक्टली वैसे 0 के इक्वल कर देंगे, बाकी हमारे पास u1 वाली बच जाएगी, u1 वाली में जहां पे हमारे पास m2 है वो 0 कर देंगे, यहाँ पे m2 है ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा 2m1 डिवाइडेड बाय m1 से खत्म हो जाएगा, तो 2u1 बचेगा, तो v2 किसके इक्वल आ जाएगा 2u1 के इक्वल आ जाएगा। अब ये हमें रिजल्ट क्या बता रहे हैं, रिजल्ट हमें बता रहे हैं कि जो मैसिव ऑब्जेक्ट है ना वो जिस स्पीड से आ रहा होता है वो उसी स्पीड से आ रहा है, उसके रास्ते में कोई छोटी सी चीज आ जाएगी तो वो तो उसकी स्पीड चेंज नहीं करेगी, स्पीड उसकी सेम रहेगी। जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, तो बड़ी सी चट्टान आ रही है, उसके रास्ते में कोई छोटा सा पत्थर है चट्टान, तो उसका मूव करती रहेगी, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी।
लेकिन अगर उसके ऑब्जेक्ट में कोई लाइटर सा ऑब्जेक्ट है, जब वो इसके साथ आएगा इसके रास्ते में, जब इससे टकराएगा तो उसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो वो मूव ऑन करना शुरू करेगा इसकी डबल वेलोसिटी के साथ, जिस स्पीड के साथ वो बड़ा ऑब्जेक्ट आ रहा था ना, क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट को स्पीड इसकी कम होती है, लेकिन जब ये किसी लाइटर ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करेगा तो लाइटर ऑब्जेक्ट इसकी डबल स्पीड के साथ मूव ऑन करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन को बता रहा है कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इनिशियल स्पीड के साथ ही मूव ऑन करता रहेगा, जितना उसकी पहले थी उतनी बाद में। लेकिन जो सेकंड ऑब्जेक्ट जो लाइटर था उसकी स्पीड जो है वो ट्वाइस हो जाएगी। अच्छा, ये मोस्ट कॉमनली वाले जो है ना केसेस बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यू में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है फाइंड आउट द एक्सप्रेशन आफ्टर कोलिजन व्हेन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम मास। आपने ये आंसर बताना होता है कि उनकी वेलोसिटी जो है एक्सचेंज हो जाए। आज से केस 2 पूछ लेते हैं फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन ऑफ टू बॉडीज हैविंग सेम मास बट द सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट। तो आपने ये एक्सप्रेशन, तो उसके लिए आप या तो बेटर ऑप्शन है कि इसको ड्राइव कर लें। ड्राइव करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको बेसिकली इसमें ये एक्सप्रेशन चाहिए होंगे v1 के और v2 के। मतलब अगर मुझे इनके ये मेन एक्सप्रेशंस पता है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उनमें वैल्यूज पुट ऑन करनी है, v1 और v2 के। ये जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया है कि आपने ये वाले एक्सप्रेशन करना है v2 का और v1, ठीक है। तो बाकी इसी तरह से ये सिमिलर केसेस जो है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछेगा। ये आपका क्वेश्चन टॉपिक है, इसमें मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, लॉन्ग क्वेश्चन है। दो इसमें मेन लॉन्ग क्वेश्चन है, एक लास्ट क्लियर इन 1D रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच से लेकर रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन तक, फिर डेरिवेशन है आफ्टर क्लियर वेलोसिटीज v1 v2। और ये केसेस ये शॉर्ट में और एमसीक्यू से मजीद इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और